के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं तरंग प्रकाशिकी। अभी तक हम लोग देख रहे थे रे ऑप्टिक्स के बारे में, किरण प्रकाशिकी के बारे में। अब ये जो किरण होता है, जो प्रकाश के किरण होता है, ये तरंग की तरह भी व्यवहार करता है। तो उसका तरंग के गुण पर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश के बारे में, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले जो चैप्टर है प्रकाश का तरंग सिद्धांत, कैसे पता चला, पहले प्रकाश के तरंग सिद्धांत के बारे में कौन दिया, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। इसके पहले हम लोग प्रकाश के प्रकृति के बारे में जानते हैं। प्रकाश विकिरण ऊर्जा का एक रूप है। बताया जाता है प्रकाश एक विकिरण है, मतलब वही एक किरण का काम होता है जो ऊर्जा के रूप में एक दूसरे जगह जाता है, जो वास्तव में विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में निर्वात अथवा किसी द्रव्यनात्मक माध्यम से संचरण करता है। तो ये जो प्रकाश होता है, तो प्रकाश एक विकिरण ऊर्जा है जो निर्वात में भी गमन कर सकता है या किसी माध्यम में भी क्या कर सकता है, गमन कर सकते हैं। किसी माध्यम में भी गमन कर सकता है, निर्वात में भी, जहाँ पे कोई माध्यम नहीं है वहाँ पर भी ये गमन कर सकता है। लेकिन ये बेसिकली एक तरंग है। प्रकाश एक क्या है, बताया गया कि एक तरंग है। और कौन सा तरंग है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। बताया गया कि प्रकाश जो है वो कैसा तरंग है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग है, जो कि ऐसा एक तरंग है जो माध्यम में भी गति कर सकता है और बिना माध्यम का भी ये गति कर सकता है। इसके संचालन, इसके जानने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है। हम लोग को ये भी चीज़ें पता है कि मानव नेत्र में दृष्टि के संवेदना उत्पन्न करने वाले इस विद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रवेश कहा जाता है। देखो, विद्युत चुंबकीय जो विकिरण हम लोग मानव के आंखों में जो प्रवेश करता है, उसी कारण हम लोग कोई वस्तु को हम लोग देखते हैं, ये भी हम लोग को पता है। प्रकाश की प्रकृति, इसके संचरण से संबंधित दो सिद्धांत दिए गए। प्रकाश की प्रकृति के बारे में, प्रकृति में इसका नेचर कैसा है, और दूसरा इसके संचरण मतलब ये गति कैसे करता है, उसके बारे में दो सिद्धांत दिया गया। संबंधित दो सिद्धांत दिए गए, जो हम जानते हैं कि ऊर्जा संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक दो विधियों से हो सकता है। एक चीज हम लोग पहले ही जानते हैं कि ऊर्जा का संचरण जो होता है, ऊर्जा जो एक जगह दूसरे जगह जाता है, वो दो विधि द्वारा जा सकता है। पहला विधि है कि पदार्थ के कण स्वयं ऊर्जा लेकर स्थानांतरित हो। मतलब एक है कि जो पदार्थ का कण होता है वही कण क्या करे, एक ऊर्जा लेकर दूसरी जगह जाए, जिसे हम लोग कणिका में संचरण हम लोग कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कणिका में। मतलब इसके कण के हस्तांतरण के कारण क्या हो रहा है, ऊर्जा का हस्तांतरण हो रहा है। जैसे कि अगर हम लोग टेम्परेचर का बात करेंगे, तो मान लो कि वायु में बहुत सारे कण होते हैं, तो वायु का कोई भी कण होता है, अगर उसको गर्म करते हैं या कोई भी चीज़ को गर्म करते हैं, तो उसके कण के गति के कारण ही वो एक जगह गर्म करते हैं, दूसरा चीज़ भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो वो कणिका संचरण सिद्धांत होता है। लेकिन ऊर्जा का गति करने का एक दूसरा भी तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, तो तरंग सिद्धांत। तरंग के तहत संचरण करके ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, एक जगह दूसरी जगह ऊर्जा जाता है, जिसको हम लोग तरंग संचरण के नाम से जानते हैं। एक जगह कण का स्थानांतरण के कारण एक जगह तो ऊर्जा दूसरी जगह जाता है, एक जगह तरंग का स्थानांतरण के कारण एक जगह का ऊर्जा दूसरी जगह जाता है। इन्हीं माध्यमों के आधार पर प्रकाश की प्रकृति के संबंधित दो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। इसी के आधार पर प्रकाश का दो सिद्धांत दिया गया। न्यूटन द्वारा एक दिया गया कणिका सिद्धांत। न्यूटन का कणिका सिद्धांत की जो प्रकाश है, प्रकाश के एक छोटे छोटे कणों से बना हुआ है, और वही कण के गति कारण क्या होता है, वही कणों के गति कारण क्या होता है, उसका ऊर्जा का हस्तांतरण होता है, एक जगह दूसरी जगह प्रकाश जा पाता है। लेकिन इसका एक तरंग सिद्धांत भी दिया गया। और तरंग सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत दिया गया। हाइगेंस के द्वारा तरंग सिद्धांत दिया गया। न्यूटन के द्वारा कणिका सिद्धांत दिया गया, हाइगेंस के द्वारा तरंग सिद्धांत दिया गया। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम लिख लेना है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत। उसके बाद प्रकाश की प्रकृति लिखना है। प्रकाश की प्रकृति दो प्रकार का देखने को मिला। किस प्रकार के, इसका दो सिद्धांत प्रतिपादित किया लिखना है। दो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए। पहला है न्यूटन का कणिका सिद्धांत, मतलब कणों के आधार पर ऊर्जा का हस्तांतरण। दूसरा है हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, तो तरंग के आधार पर ऊर्जा का हस्तांतरण। ठीक है, ये दो सिद्धांत सबसे पहले लिख लेना है। आगे चलते हैं। सबसे पहले न्यूटन का कणिका सिद्धांत के बारे में दिया गया। प्रकाश कणिका सिद्धांत का प्रतिपादित न्यूटन ने ये कब बताया था, तो 1675 ईस्वी में किया था। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश प्रत्येक स्रोत अथवा दीप्त वस्तुओं से प्रकाश अति सूक्ष्म कण
कणिकाओं के रूप में उत्सर्जित होता है। तो यही न्यूटन के द्वारा बताया गया है। जो प्रकाश होता है वो छोटे छोटे कण होता है जो किसी कहीं से एक प्रकाशीय लाइट से उत्सर्जित होता है, निकल के वही आगे की ओर जाता है, तो हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। जो किसी समांगी माध्यम में अथवा निर्वात में सरल रेखीय पथ पर निश्चित चाल से गमन कर सकते हैं। इनके द्वारा बताया गया कहीं पर भी ये गमन कर सकता है, किसी माध्यम में भी या निर्वात में भी। ये कणिकाएं जब हमारे नेत्र में प्रवेश करती है, जो ये कणिका होता है प्रकाश का जो कण होता है वो हमारे नेत्र में प्रवेश करता है, तब ये दृष्टि से संवेदना उत्पन्न होती है और अदीप्त वस्तुएं प्रकाश कणिकाओं के विभिन्न दिशाओं में परिकिर्णित करती है, जिसके कारण हम वस्तु को देख पाते हैं। तो बताया गया कि अगर कोई अदीप्त वस्तु, अदीप्त मतलब क्या, जिसको हम लोग जिससे लाइट नहीं निकलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अदीप्त कहते हैं। जिससे लाइट निकलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, दीप्त वस्तु कहते हैं। जिससे लाइट निकलता है उसको हम लोग दीप्त वस्तु कहते हैं, जिससे लाइट नहीं निकलता है उसको हम लोग अदीप्त वस्तु कहते हैं। तो अदीप्त वस्तु को हम लोग कैसे देख पाते हैं, तो बताया जा रहा है कि जब प्रकाश का किरण इस पर पड़ता है, जब प्रकाश का किरण इस पर पड़ता है तब परिकिरण का घटना होता है। परिकिरण का घटना बता चुके हैं कि प्रकाश किरण इस पर जैसे ही पड़ेगा चारों दिशाओं में क्या होता है, फैल जाता है। अब फैलने के कारण यही हमारे आंखों तक जाता है, यही आंखों तक जाने के कारण हम लोग को ये वस्तु दिखाई दे पाता है। वही चीज न्यूटन के द्वारा बताया गया। कणिका सिद्धांत के अनुसार बताया जाता है कि जो प्रकाश का जो कण होता है वो उसका गति जो होता है कैसा होता है, सरल रेखीय होता है। मतलब एक ही लाइन पर गमन करता है, सीधा लाइन पर गमन करता है। इसमें परिवर्तन अपवर्तन की व्याख्या की जा सकती है। ऑब्वियस है कि इसमें परिवर्तन अपवर्तन की घटना देखने को मिलता है, परंतु अपवर्तन की व्याख्या करने पर इस सिद्धांत के अनुसार आधार पर विरल माध्यम की अपेक्षा सघन माध्यम में प्रवेश की चाल अधिक माननीय पड़ती है। अब देखो, अगर हम लोग कणिका सिद्धांत के आधार पर अगर अपवर्तन का बात करते हैं, किसके आधार पर, कणिका सिद्धांत के आधार पर, तो कणिका सिद्धांत के आधार पर अगर अपवर्तन का बात करते हैं तो ये बताया जा रहा है कि सघन माध्यम में क्या बताया जा रहा है कि जो सघन माध्यम है उसमें प्रकाश की चाल अधिक मानी जाती है। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होता है और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होता है। लेकिन कणिका सिद्धांत के अनुसार पता चल रहा था कि सघन माध्यम में क्या होता है, अधिक होता है, लेकिन ये गलत है। इस बात को ध्यान में रखना है। जो प्रायोगिक परिणाम बिल्कुल विपरीत आता है, वही चीज लिखा हुआ है कि प्रयोग किया जाता है तो पूरी तरह से विपरीत आता है। ये जो बोला जा रहा है कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होता है कणिका सिद्धांत पर, ये पूरी तरह से गलत है। अब देखो, थोड़ा हिस्सा में तो हम लोग कणिका सिद्धांत के आधार पर क्या परिवर्तन अपवर्तन की व्याख्या कर पाते हैं, लेकिन कणिका सिद्धांत के आधार पर व्यतिकरण को हम लोग नहीं समझा पाते हैं। तो ये तो बोल दिए कण की तरह व्यवहार करता है न्यूटन साहब, लेकिन ये व्यतिकरण का जो घटना देखने को मिलता है वो कण कभी भी वैसा व्यवहार नहीं करता है। जो विवर्तन का घटना देखने को मिलता है वैसे भी कण कभी भी व्यवहार नहीं करता है। या ध्रुवण का घटना भी देखने को मिलता है, ये भी कभी भी ऐसा कण व्यवहार नहीं करता है। इससे ये पता चला कि जो प्रकाश का कण, प्रकाश जो है वो सिर्फ कण नहीं है, प्रकाश जो है वो कण नहीं है, कुछ और भी है। इसलिए कि ये व्यतिकरण की घटना को डिस्क्राइब नहीं कर पाता है। अगर कण रहता तो व्यतिकरण की घटना नहीं होता, विवर्तन घटना नहीं होता, ध्रुवों की घटना भी नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है। इसी कारण से बाद में दिया गया कौन सा सिद्धांत, तो तरंग सिद्धांत दिया गया। बेसिकली हम लोग को जो चैप्टर में पढ़ना है वो तरंग सिद्धांत के बारे में ही पढ़ना है। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, इसको हम लोग देखने वाले हैं। प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया कि तरंग के बारे में बताया गया कि प्रकाश एक तरंग है। इसको किसके द्वारा सबसे पहले बताया गया, तो हॉलैंड के जो वैज्ञानिक थे, भौतिक वेत्ता था, मतलब वैज्ञानिक थे, क्रिश्चियन हाइगेंस के द्वारा ये बताया गया। और ये कब बताया गया, 1678 में बताया गया। न्यूटन साहब पहले बता के गए थे कणिका सिद्धांत 1675 में, और ये 1678 में कणिका तरंग सिद्धांत के बारे में बताया। हाइगेंस के अनुसार प्रकाश का संचरण तरंग के गति के रूप में होता है। तो इनके अनुसार बताया गया जो प्रकाश गति करता है, कैसे गति करता है, तो तरंग की तरह गति करता है। ये तरंग की तरह गति करता है। तो सबसे पहले हाइगेंस का तरंग सिद्धांत हेडिंग डालना है और इसमें डॉट कर लिखना है
पहला डॉट में लिखना है प्रकाश का संचरण तरंग गति के रूप होता है। प्रकाश का संचरण तरंग गति के रूप होता है और इसको तरंग को गति करने के लिए कोई इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होता। तरंग की उत्पत्ति के लिए द्रव्यमान माध्यम की आवश्यकता होती है और सूर्य से पृथ्वी के वायुमंडल में आने वाले प्रकाश को निर्वात से गुजरना पड़ता है। तो अब है जो प्रकाश होता है वो कहाँ से गुजरना पड़ता है? निर्वात होता है, ऊपर में कोई माध्यम नहीं होता है। अतः प्रकाश तरंगों की उत्पत्ति के संचरण के लिए एक काल्पनिक माध्यम बताया गया। अब देखो यहाँ पर हाइगेंस के द्वारा बताया गया कि निर्वात होता है तो उसमें कोई भी माध्यम नहीं होता है, लेकिन हाइगेंस के द्वारा बताया गया कि वहाँ पर भी एक माध्यम होता है और उस काल्पनिक माध्यम का नाम क्या बताया गया? ईथर कल्पना किया गया। क्या किया गया? ईथर कल्पना। इस माध्यम का गुण अत्यंत ही कम घनत्व वाले प्रत्यास्था ठोस के सदृश माना गया। बताया गया कि इसका घनत्व बहुत कम होता है और ये ठोस जैसा होता है। ये एक काल्पनिक माध्यम यहाँ पर बताया गया जिसमें पता गया कि निर्वात में इसी माध्यम के कारण ही क्या हो पाता है? प्रकाश गति कर पाता है। तो अगला डॉट में लिखना है प्रकाश तरंगों की उत्पत्ति एवं संचरण के लिए एक काल्पनिक माध्यम ईथर की कल्पना की गई। यहाँ तक लिखना है ईथर की कल्पना की गई। ठीक है। अब देखो हाइगेंस साहब का विश्वास था कि जो तरंग है, जो प्रकाशीय तरंग है, वो कैसा तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग है। पहले हिसाब ध्यान सुनना है। इनके अनुसार सोचा गया कि जो प्रकाशीय तरंग है वो कैसा तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग है। लेकिन ये कहना उनका गलत हो गया। प्रकाशीय तरंग बेसिकली कौन सा तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाशीय तरंग कौन सा है? अनुप्रस्थ तरंग है। ये बाद में पता चला। तो इस चीज को याद रखना। अब देखो ये अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंग क्या होता है, तो ये पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अगर अनुदैर्ध्य तरंग का बात करते हैं तो अनुदैर्ध्य तरंग जिस तरफ तरंग गति करता है, जिस तरफ तरंग का गति होता है उसी तरफ इसमें कंपन भी उसी दिशा में होता है। कंपन भी उसी दिशा में होता है। मान लो कि कोई तरंग इधर से इधर जा रहा है तो कंपन भी इसी दिशा में होगा। कहने का मतलब इसी में आगे पीछे ऐसे ऐसे करेगा। दोनों कैसे करेगा? तो इसी में आगे पीछे करेगा। जैसे होता क्या है समझना है यहाँ पे। चलिए मान लेते हैं कि ये कण है, ये सब क्या है? कण है। ये सब यहाँ पे कण है। जब हम यहाँ से बोलते हैं, जब यहाँ से कुछ बोलते हैं तो बोलने के बाद क्या होता है? जो हम लोग का आवाज़ होता है ना, ये सब कणों से टकराता है। ये सब कणों से टकराता है और ये आगे की ओर अपना क्या करता है? हस्तांतरित कर देता है आगे की ओर। जैसे ही टकराता है तो ये कण थोड़ा पास आ जाता है और फिर ये दूर होता है और आगे वाला को क्या करता है? पास कर देता है। तो ये आगे तक ऊर्जा का हस्तांतरण करता है। आगे गया फिर पीछे की तरफ भाग गया कण, फिर यहाँ से ये आगे गया फिर पीछे की तरफ भाग गया। तो ये आगे पीछे करता है और ऐसे गति करते हुए किसी दूसरे इंसान के पास ये क्या होता है? आवाज़ पहुँच जाता है। तो ये आगे पीछे ऐसे ऐसे करता है। तो कहने का मतलब ये है कि साउंड भी इसी दिशा में जा रहा है और ये तरंग का जो मूवमेंट है वो भी आगे पीछे इसी दिशा में हो रहा है। तो जब दोनों का दिशा सेम होता है तो वैसे तरंग को हम लोग क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। वैसे तरंग को हम लोग क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि तरंग जो होता है ऊपर नीचे गति करता है। तरंग जो होता है ऊपर नीचे गति करते हुए आगे की ओर बढ़ता है। तो तरंग जो होता है ऊपर नीचे गति करते हुए आगे की ओर बढ़ता है। तो वैसे तरंग को हम लोग क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। वैसे तरंग को हम लोग क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो अगला डॉट करके लिखना है, अगला डॉट करके लिखना है कि प्रकाशीय तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाशीय तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाशीय तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग है। एक अनुप्रस्थ तरंग है। इस चीज को लिख लेना है। लेकिन कोई अगर पूछेगा ध्वनि जो है वो कौन सा तरंग है, तो अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि जो है कौन सा तरंग है? तो अनुदैर्ध्य तरंग है। इस बात को ध्यान में रखना है। और कोई पूछेगा कि ध्वनि कौन सा तरंग है, तो अनुदैर्ध्य तरंग है। कभी कभी ये सब ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है। अब इसी के सिद्धांत के अनुसार एक तरंगाग्र के बारे में बताया गया। किसके बारे में? तरंगाग्र के बारे में एवं किरण। तरंगाग्र क्या होता है उसको यहाँ पे हम लोग समझेंगे। हाइगेंस के अनुसार दीप्त स्रोत का प्रत्येक बिंदु ऐसे स्रोत के सामान्य कार्य करते हैं
तो हाइगेंस के अनुसार जो दीप स्रोत के प्रत्येक बिंदु, दीप स्रोत का जितना भी बिंदु होता है एक ऐसे स्रोत की तरह काम करते हैं जिससे सभी दिशाओं में तरंग के रूप में परिवेश का संचरण होता है। अब देखो कोई भी स्रोत हो, उस स्रोत से जब प्रकाश किरण निकलता है या तरंग निकलता है तो यह सारे दिशाओं में निकलता है, सिर्फ एक ही दिशा में नहीं, सारे दिशाओं में यहाँ से तरंग की उत्पत्ति होती है। सिर्फ एक ही दिशा में ये गति नहीं करता है। कोई चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, दिशाओं में तरंग के रूप में प्रकाश का संचरण होता है। किसी भी समान एवं समदिश माध्यम में प्रवेश की चाल इसके संचरण की दिशा पर निर्भर नहीं करती है। तो चाल जो होता है संचरण की दिशा पर निर्भर नहीं करती है, अर्थात प्रत्येक दिशा में प्रकाश की चाल का मान समान होती है। अभ्यास है कि प्रत्येक दिशा में अगर माध्यम एक ही है तो प्रत्येक दिशा में प्रकाश की चाल का मान क्या रहेगा, समान रहेगा। प्रकाश के किसी बिंदुवत स्रोत से समान दूरी पर एक समान माध्यम में ईथर के कणों के कंपन की कला समान होती है। समान कला की स्थिति में रहने वाले ईथर के कणों को स्पष्ट करने वाले काल्पनिक सतह के तरंग पृष्ठ के तरंगदाग कहते हैं। अब वही चीज़ लिखा हुआ है कि जब हम लोग समान कला में स्थित रहने वाले कणों का, अब देखो मान लो कि एक सोर्स है, यहाँ से एक तरंग निकला, गिनना होगा कि कितना तरंग का निर्माण हुआ है। एक बना, फिर इसी चीज़ को यहाँ से रिपीट करेगा, फिर इसी चीज़ को यहाँ से रिपीट करेंगे, दो बना, ठीक। तो इस तरह से ये रिपीटेशन होते रहेगा। जैसे यहाँ से यहाँ तक एक बना मान लेते हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक ये दो बना, तो ये रिपीटेशन कर रहा है। और सेम टाइम पर अगर ये इधर भी गति किया है उतना ही बनाएगा जितना यहाँ बनाया है। सेम टाइम पर अगर ये इधर भी गति करेगा, अगर ये इधर भी गति करेगा, जितना यहाँ पर जितना बना हुआ है तरंग, उतना ही तरंग यहाँ पर भी बनेगा, उतना ही तरंग क्या होगा यहाँ पर भी बनेगा, और समान दूरी पर। इस सब के चारों दिशाओं में क्या होगा, वैसे ही देखने को मिलेगा। चारों दिशाओं में क्या होगा, वैसे ही देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब इस सोर्स से अगर कोई बिंदु निकल रहा है तो यहाँ पर जो ये लाइन बन रहा है, जितना दूरी पर सब समान दूरी पर ऐसे से बनेगा ना, तो ये जो लाइन बनेगा, इसी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, इस सतह को हम लोग तरंगदाग के नाम से जानते हैं। मतलब एक समान दूरी पर माध्यम सेम है तो वहाँ पे सब तरंगदाग का मान क्या होता है, समान होता है। अब अलग अलग तरंगदाग देख सकते हैं, जैसे गोलाकार तरंग, यहाँ पर सोर्स है बीच में, और गोलाकार स्रोत है तो चारों तरफ क्या होगा, यहाँ पे समान दूरी पर यहाँ पर सब जगह क्या होगा, समान तरंगदाग देखने को मिलेगा। फिर समान दूरी पर यहाँ पर सब जगह समान तरंगदाग देखने को मिलेगा, तो ये गोलाकार तरंगदाग कहलाएगा। बेलनाकार देख सकते हैं कि सोर्स कैसा रहेगा, एक सीधा रेखा रहेगा। सोर्स एक सीधा रेखा पर रहेगा, इसके चारों तरफ निकलेगा, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, चारों दिशाओं में निकलेगा, ऊपर से भी यहाँ से निकलेगा, सारी दिशाओं में निकलेगा। तो किस शेप का निर्माण करेगा, एक बेलनाकार शेप का निर्माण करेगा। ये बेलनाकार तरंगदाग होगा। जब ये एक सीधा लाइन में कोई सोर्स रहेगा तब, ये सिर्फ एक बिंदु स्रोत नहीं है, ये सीधा लाइन पर पूरा क्या है, ये दीप्त है। समतल तरंगदाग देख सकते हैं। समतल तरंगदाग मतलब कि मान लो कि यहाँ पर कोई एक समतल है और लाइट यहाँ से निकला, ये समान दूरी पर क्या होगा, समान तरंगदाग देखने को मिलेगा। तो वही जिसका लाइन यहाँ पर समतल के लिए सीधा रहेगा, और यहाँ पे एक लाइन पर रहेगा तो ये चारों तरफ इसका कैसा आकृति लेगा, तो ये आकृति एक बेलनाकार आकृति लेगा। इस प्रकार तरंग को दिखाया जाता है। चलिए, तो हेडिंग डालना है। सबसे पहले हेडिंग डालना है तरंगाग एवं किरणें। तरंगाग एवं किरणें। देखो, इसको यहाँ से गोलाकार तरंगाग लिखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, उसके बाद ये डायग्राम को दिखा लेना है, ठीक है। उसके बाद बेलनाकार तरंगदाग लिखना है। इसको यदि एक प्रकाशीय स्रोत ऐसे एक बारीक रेखा छिद्र है, बारीक रेखा छिद्र है, इसका आकार तो परिवृत्त बेलनाकार तरंगदाग को उत्पन्न करता है, जिसको चित्र यहाँ से बना लेना है, इसको पूरा ही लिख लेना है। समतल तरंगदाग तो किसी बिंदुवत स्रोत के लिए एक परिमित दूरी पर रंग गोलाकार, ये तो लिख चुके गोलाकार होते हैं, लेकिन इसके काफ़ी दूरी पर लिए गए तरंगाग की त्रिज्या बहुत बड़ी होती है और गोलीय सतह का एक छोटा सा भाग लगभग समतल जैसा हो जाता है।
तो कहने का मतलब ये बताया जा रहा है कि एक सोर्स ही है, ठीक है, गोलाकार सोर्स ही है, लेकिन ज़्यादा दूरी पर जाएंगे तो यहाँ से जितना भी तरंग निकलेगा सब क्या होगा, समांतर तरंगदार निकलेगा। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समतल तरंगदार के नाम से जानते हैं। समतल तरंगदार में क्या करते हैं, हम लिखवा देते हैं, हेडिंग डालिए समतल तरंगदार। बिंदुवत स्रोत से, किसी बिंदुवत स्रोत से काफी दूरी पर लिए गए तरंगाग लगभग समतल हो जाता है। इस प्रकार के तरंगाग को समतल तरंगाग कहते हैं। ठीक है। हाइगन के द्वितीय तरंगिका सिद्धांत दिया हुआ है। द्वितीय मतलब यहाँ पर भी सेमी उसी प्रकार से दिया कि एक पॉइंट सोर्स है और यहाँ पर देख सकते हैं इसका तरंगाग यहाँ पर बना हुआ है। जब भी बिंदु स्रोत रहेगा, याद रखना है, बिंदु स्रोत से हमेशा समान दूरी पर कोई भी तरंग रहे, मान लो कि अगर सेमी दूरी से यहाँ पर दो चला, तो अगर सेम तरंगाग रहेगा प्रकाश किरण, तो हमेशा समान दूरी पर यहाँ पर समान तरंगाग देखने को मिलता है, समान दूरी पर समान तरंगाग देखने को मिलता है। इस पर कोई भी बिंदु को स्पर्श रेखा खींच दो तो यहाँ पर क्या होगा, इस प्रकाशीय रेखा से ये लंबवत लाइन बनाएगी। अब देखो, हम लोग परावर्तन के नियम पढ़े थे कि जो आपतन कोण होता है परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये अब हम लोग सिद्ध करने वाले हैं और ये पूछा भी जाता है। आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये हम लोग सिद्ध करने वाले हैं और ये पूछा भी जाता है। और किसके सहायता से सिद्ध करेंगे, तो तरंग के जो सिद्धांत अभी हम लोग पढ़े, तरंगाग का जो सिद्धांत पढ़े, उसी के अनुसार इसको हम लोग क्या करेंगे, तो सिद्ध करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग लगाना है, तरंग सिद्धांत द्वारा समतल पृष्ठ से प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या। प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको पहले मान लेते हैं हम लोग कि माना कि प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ से आकर टकराती है, किसी पृष्ठ से आकर जब टकराती है, जहां आपतन कोण आई है, स्मॉल आई लिखना है, आपतन कोण आई है तथा परावर्तन कोण आर है, तो यही सिद्ध करना है कि अब यहाँ पर इतना ही लिख लेना है, परावर्तन कोण आर है। अब हम लोग यहाँ पर सिद्ध क्या करना है कि जो आपतन कोण होता है परावर्तन कोण के बराबर होते ही हम लोग प्रकाश के नियम पढ़ते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे अब क्या करने वाले हैं, सिद्ध करने वाले हैं। इसको हम लोग यहाँ पे सिद्ध करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे परावर्तन का डायग्राम बना लेते हैं। परावर्तन का डायग्राम सबको पता है कि एक सतह होना चाहिए। यहाँ पर एक सतह ले लीजिए। इसी सतह से क्या होगा, तो अब यहाँ पर हम दो किरण लेंगे इसको सिद्ध करने के लिए, दो समांतर किरण लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आगे सतह पे टकरा रहा है,
दो समांतर किरण लेंगे। ठीक है, तो ये दो समांतर किरणें हम लोग ले ली। अब देखो, जब यहाँ से ये स्टार्ट की, ये यहाँ से लंबवत लाइन दिखा देते कि ये दोनों यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो जब ये यहाँ पे पहुँचेगा तो ये कहाँ पे पहुँचा हुआ रहेगा? ऑब्वियस है, जब ये यहाँ पे पहुँचा रहेगा तो उस टाइम ये यहाँ पे रहेगा। उस टाइम कहाँ रहेगा? ये यहाँ रहेगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान देना है कि जब ये यहाँ पे पहुँच जाएगा वो उस टाइम यहाँ पे रहेगा। जहाँ पे आके गिरा उसको हम लोग ए बिंदु से दिखा देते हैं, और जो ये ए बिंदु पर जब पहुँचा रहेगा तो ये कहाँ पे पहुँचा रहेगा? तो ये बी बिंदु पर पहुँचा हुआ रहेगा। अब जब हमको पता है कि प्रकाश का यहाँ पे अपवर्तन की घटना होगा तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं? लंबवत ड्रॉ कर देते हैं। और ये जो किरण आया यहाँ से प्रकाश का, इसका अपवर्तन हुआ, प्रकाश का यहाँ से अपवर्तन हुआ। थोड़ा देर के लिए यहाँ पर समझिए कि जब तक ये इधर कहीं पहुँचेगा, जब तक ये इधर कहीं पहुँचेगा उस टाइम तक जब ये यहाँ पे पहुँच गया रहेगा, उस टाइम तक ये कहीं पर यहाँ पहुँच गया रहेगा, उस टाइम तक ये कहीं यहाँ पहुँच गया रहेगा। ठीक है, बात को समझना है हम क्या बोलना चाह रहे हैं। थोड़ा सा और इसको हल्का छोटा कर देते हैं। हम बोल रहे हैं कि जब तक ये यहाँ पहुँचेगा उस टाइम तक ये यहाँ पहुँच गया रहेगा। तो यहाँ पर भी दोनों का समय सेम हो रहा है, जब ये यहाँ पहुँच रहा है उस टाइम यहाँ पहुँच रहा है। इस बिंदु को हम B से दर्शा देते हैं और इस बिंदु को C से दर्शा देते हैं और उसको यहाँ से मिला देते हैं। हमको पता है कि जहाँ पे तरंगाग्र बनता है तो यहाँ पे कोण कितना बनेगा? 90 डिग्री का। और यहाँ पर भी ये जो कोण बनेगा, यहाँ पर ये वाला लाइन, यहाँ पर ये कितना बनेगा? 90 डिग्री। घसपट नहीं होना है, हम क्या बोल रहे हैं ध्यान से सुनना है। जब ये ए पर पहुंचा तो ये बी वाला, ये वाला प्रकाश किरण कहाँ पे पहुंच गया? बी पर। जब तक ये सी पर पहुंचा तो ये परिवर्तन होकर कहाँ पे पहुंच गया? डी पे पहुंच गया। ये तब तक कहाँ पे पहुंच गया? डी पे पहुंच गया। अब यहाँ पे देखो, ये 90 डिग्री से जो कोण बनता है यही क्या कहलाता है? आई कहलाता है। और यहाँ से ये अपवर्तन हुआ है तो ये यहाँ से ये वाला अपवर्तन कोण यही क्या कहलाता है? आर कहलाता है। थोड़ा सा कोण पे नज़र डालना है, ध्यान से देखना है, नहीं तो कंफ्यूजन बहुत बड़ा होगा। यहाँ पे ध्यान रखना है, ये वाला आर है और ये वाला आई है। ये आपतित किरण था, ये परावर्तित किरण था। तो परावर्तित किरण से जो लंबा से दूर कोण बनता है उसको आर कहते हैं, उसको आई कहते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक होने का चांसेस रहेगा अगर ध्यान से नहीं देखिएगा। सबसे पहले यहाँ दो त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, एक ABC और एक ADC, एक ABC और एक ADC। अब थोड़ा सा ABC को पहले ध्यान में देखते हैं तो कोण BAC को देखते हैं। कौन सा कोण BAC देखते हैं, कितना लिख सकते हैं इसको। देखो सबसे पहले ये कोण कितना है? I है। टोटल यहाँ से यहाँ कितना है? 90 डिग्री। थोड़ा ध्यान से देखना है, टोटल यहाँ से यहाँ कितना है? 90 डिग्री। ये B के साथ 90 डिग्री दिखा रहे हैं, ये AB के लाइन पर दिखा रहे हैं यहाँ पे 90 डिग्री। ये I है, इधर वाला जो हिस्सा बचेगा, ये वाला हिस्सा, ये कितना होगा? अभी से 90 डिग्री है तो 90 माइनस आई होगा। ये वाला कितना होगा? 90 माइनस आई होगा। अब फिर आते हैं कि यहाँ पे ये भी पूरा कितना है? ये भी पूरा 90 है, ये भी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 90 है। तो अगर ये आई है, इधर वाला जो एंगल बचेगा AB से लेकर AC में, AB और AC के बीच का जो कोण बनेगा, ये अगर 90 माइनस आई है तो ये आई। कभी भी अगर देखो इस बात को ध्यान रखा कि ये 90 डिग्री है, इधर अगर आई बनता है तो इधर हमेशा कितना होगा? 90 माइनस आई होगा। या इधर 90 माइनस आई है तो इधर कितना होगा? आई होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको क्लियर ढंग से समझने के लिए हम डायग्राम को फिर से बनाते हैं, थोड़ा बड़ा बनाते हैं कि और अच्छे से समझ में। थोड़ा सा डायग्राम हम बड़ा करते हैं, नहीं समझ में क्लियर नहीं आएगी। ठीक है, सबसे पहले दो प्रकाश किरण एक ही सोर्स से आना चाहिए और दूरी लेकर बनाते हैं।
चलिए मान लेते हैं कि यही दोनों का सोर्स है। जब ये ए पर पहुंचा फिर ये पहुंच गया बी पर, ठीक है। ये लाइन ऐसे ही ड्रॉ की है, ठीक। जब ये ए पर पहुंचा है तो ये यहाँ पे बी पे पहुंचा हुआ है। अब इसका पहले लंबवत दिखाते हैं। लंबवत लाइन ये है, मुझे पता है कि लंबवत से जो एंगल बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आई कहते हैं। अब इसका अपवर्तन की घटना होगा, यही अपवर्तन की घटना हो रहा है, ठीक है। ये अपवर्तन की घटना हो रहा है, तो जब तक ये वाला प्रकाश की किरण जाके जब तक सतह से टकराएगा, जब तक ये सतह से टकराएगा, यहाँ पे जाके टकराया, जब तक ये इतना दूरी तय किया तो अब जैसा कि ये कहाँ पे आ गया होगा, इधर कहीं आ गया होगा। ये वाला अपवर्तन के बाद यहाँ कहीं आ गया होगा। जब तक ये यहाँ पे पहुँचा तो इस बिंदु को डी मान लिया, इस बिंदु को क्या मान लिया, तो इस बिंदु को हम सी मान लिया। अब जब इसको मिलाएंगे तो हमेशा यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा, इसलिए कि जब दोनों को मिलाएंगे, जब ये प्रकाश किरण जब समान दूरी पर पहुंचा हुआ रहेगा तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का बनेगा। तो ये टी पे पहुंचा हुआ, ठीक है। बात को समझना है कि ये वाला जो कोण 90 डिग्री से जो ये कोण बनता है, जो प्रकाश का परिवर्तन का कोण बनता है, उसको हम आर कहते हैं। आर पूरा ये यहाँ से यहाँ तक हम कह रहे हैं, ठीक है। अब देखना है यहाँ पे हम ये दो एंगल को अभी लिखना चाहते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है। वो कैसे लिखेंगे ध्यान से देखना है। अब देखो यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बना, यहाँ पे टोटल कितना 90 डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनता है। अगर इधर आई है, ये वाला जो कोण होगा, ये वाला कितना बचेगा, 90 माइनस आई बचेगा। ये आर जो है फिर से थोड़ा सा यहाँ पर इंडिकेट अलग से कर देते हैं। ये जो आर जो है, जो आर एंगल है, इसको यहाँ से इंडिकेट कर देते हैं। ये आर एंगल है। जो अब यहाँ पे दिखा रहे हैं ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल जो होगा 90 माइनस क्या होगा, आई होगा, अगर ये आई है तो। अब देखो यहाँ से फिर ये 90 डिग्री इधर बन रहा है, फिर यहाँ पर कितना बन रहा है, 90 डिग्री। अगर ये 90 माइनस आई है, ये वाला जो कोण बचेगा, ये वाला कोण कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। मतलब अगर ए बी सी त्रिभुज में देखेंगे तो जो कोण ए बनेगा, ये वाला, ये कितना बनेगा, आई बनेगा। इसी बात को हम यहाँ पर समझाना चाहते थे। अब देखो आर कौन है, यहाँ पे ध्यान देना है। आर पूरा ये है, ये वाला क्या है, आर है, ये वाला आर है, तो पूरा यहाँ पर 90 डिग्री है, तो ये वाला कितना बचेगा, ये वाला 90 माइनस आर बचेगा। अगर अब इस त्रिभुज का बात करेंगे ए डी सी का, तो ए डी सी में अगर ये 90 डिग्री है, किसी त्रिभुज में एक 90 डिग्री है, तो ये दोनों कोण मिलके, मतलब ये वाला कोण, ये दोनों कोण मिलके कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो 90 डिग्री तभी हो पाएगा जब ये 90 माइनस आर है, ये पूरा कोण कितना होगा, आर होगा तब, ठीक है। तो हम यही चीज दिखाना चाहते थे कि त्रिभुज ए बी सी में ये वाला कोण जो है, कोण ए है कितना है, आई है, और त्रिभुज ए डी सी में जो सी वाला कोण है वो कितना है, आर है। यहाँ से ध्यान में रखना है। अब देखो दोनों त्रिभुज क्या होगा, दोनों त्रिभुज में, अब यहाँ पर देखो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होगा। पहले लिख दे कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी सी अगर ये है तो ये होगा ए बी सी, ये होगा सी डी ए हो जाएगा, सी डी ए। इसी पर बात करते हैं। अब देखो इस त्रिभुज में सब पहले से, अब देखो ये ए से जब तक बी पर पहुंचा है तो उस टाइम बी से ये कितना सी पर पहुंचा है। इसका मतलब ये जब सेमी माध्यम है, ये जितना दूरी तय किया होगा उतना ही दूरी ये भी तय किया होगा। मतलब ए डी जो होगा बराबर होगा किसके, बी सी के। यहाँ पर क्या लिखेंगे कि ए डी जो बराबर होगा किसके, तो पहले बी सी लिख देते हैं, बी सी जो बराबर होगा किसके, ए डी के। और यहाँ पर देखो त्रिभुज ए बी सी का भी ए सी एक भुजा है, और त्रिभुज ए डी सी मतलब सी डी ए का भी ए सी भुजा है। मतलब इस त्रिभुज में ए सी किसके, ए सी के बराबर है, ए सी के बराबर है। और एक कोण देखो 90 डिग्री है, तो एक कोण यहाँ पे 90 डिग्री है, तो कोण ए बी सी 90 डिग्री है, तो लिख सकते हैं कोण ए बी सी बराबर, इसका कौन सा कोण, तो सी डी ए। इसका कौन सा कोण, तो सी यहाँ पे सी डी
ए, दोनों को दोनों कितना है 90 डिग्री, एक को 90 डिग्री है, दो भुजा बराबर है तो त्रिभुज क्या बन जाएगा, सर्वांगसम बन जाएगा। तो त्रिभुज सर्वांगसम बन जाएगा, त्रिभुज यहाँ पे सर्वांगसम बन जाएगा, इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा। समरूप नहीं, सर्वांगसम का साइन ऐसे होता है। अब देखो यहाँ पे ये ए बी सी सर्वांगसम होगा। अब देखो यहाँ पे जहाँ बी सी लिखा हुआ है तो बी सी किसके बराबर है, ए डी के, या इसको बोल सकते हैं डी ए। इसीलिए यहाँ पर पहले क्या लिखना होगा, डी ए, और यहाँ पर ए बच रहा है तो ए की जगह पर यहाँ पर क्या होगा, सी होगा। इस कोण से भी मैच कर सकते हैं। जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है तो उसका प्रत्येक कोण क्या हो जाता है, आपस में बराबर हो जाता है। अब कौन सा कोण किसके बराबर होगा, हमको पहले आई और किस में, आई और आर में संबंध लाना है, आई और आर में संबंध लाना है। अब देखो आई और आर में संबंध लाना है, ये जो कोण ए है इस त्रिभुज का वो किसके बराबर होगा, कोण सी के बराबर होगा। इसलिए कि यहाँ पर ए पहले लिखा है, यहाँ पर सी पहले लिखा हुआ है। अब कोण ए को हम लोग कैसे दर्शा सकते हैं, तो कोण ए को दर्शा सकते हैं बी ए सी लिख सकते हैं। कोण बराबर होगा, कौन सा कोण सी को दर्शाना है, कोण सी को ऐसे दर्शा सकते हैं, कोण डी सी ए लिख सकते हैं या ए सी डी भी लिख सकते हैं। ये दोनों कोण किसके अब ये दोनों कोण बराबर होगा। अब बी ए सी देखो कितना है, तो बी ए सी हम निकाल चुके हैं, ये वाला कोण कितना है, आई है, और यहाँ पर डी सी ए भी निकाल चुके हैं, कितना है, आर है। इसका मतलब किसके बराबर हो गया, ये आई जो है आर के बराबर हो गया। और यही हम लोग को सिद्ध करना था कि अपवर्तन कोण क्या होता है, परिवर्तन कोण के बराबर होता है। ये हम लोग को यहाँ पे सिद्ध हो गया अपवर्तन का नियम। आगे इस चैप्टर में जो है वो हम लोग हाइडेन सिद्धांत के अनुसार हम लोग क्या सिद्ध करना है, तब ये परिवर्तन का नियम हम लोग सिद्ध किए, अपवर्तन का भी नियम सिद्ध करना है। अपवर्तन का नियम स्नेल वाला हम लोग पढ़ते हैं कि n1 साइन आई बराबर होगा, मतलब μ1 साइन आई बराबर होगा μ2 साइन आर के। तो ये वाला हम लोग अपवर्तन का नियम सिद्ध करेंगे, तो उसको देखते हैं। अगला हेडिंग डालना है, तरंग सिद्धांत द्वारा समतल पृष्ठ से प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। प्रकाश के अपवर्तन की हम लोग व्याख्या करेंगे और किस तरह से करेंगे तो उसको भी हम लोग डायग्राम बना के समझेंगे। सबसे पहले हेडिंग डाल देना है। तो जब भी हम लोग प्रकाश का अपवर्तन का बात करते हैं तो प्रकाश का अपवर्तन का मतलब ये होता है कि एक माध्यम से इसमें क्या होता है, प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में जाता है और वो अपने पास से भटक जाता है, उसी को हम लोग प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं, जब दूसरे माध्यम में इंटर करता है तब। ठीक है, अब यहाँ पे दो माध्यम के लिए पहले एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, दो माध्यमों को अलग कर दे। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिए, यहाँ से दो माध्यमों को अलग कर दिया गया। यहाँ पर भी सेमी प्रोसेस रहेगा, दो प्रकाश की किरण लेंगे और यहाँ पर भी थोड़ा सा बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे कि समझ में अच्छा से। दो प्रकाश की किरण यहाँ पे लेंगे। तो दोनों का सोर्स यहाँ से कर देते हैं, इधर दोनों का सोर्स यहाँ से स्टार्ट हुआ। बात को समझना है, अभी भी सोर्स बात करेंगे तो यहाँ पर जब भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये हमेशा एक दूसरे का क्या होना चाहिए, लंबवत होना चाहिए कि दोनों प्रकाश का सोर्स यहाँ से शुरू हुआ। और जब ये यहाँ पे पहुँचेगा तो ये ए बिंदु मान लेते हैं, उस वक्त ये यहाँ पे पहुँचा हुआ रहेगा, उस वक्त ये यहाँ पे पहुँचा हुआ रहेगा, इसको हम बी लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लंबवत सबसे पहले ड्रॉ कर देते हैं। हमको पता है कि ये तो दूसरे माध्यम में जाएगा, पहले माध्यम में तो आएगा नहीं, तो ये दूसरे माध्यम में जाएगा। और जो यहाँ से लंबवत से जो कोण बनता है उसको हम लोग आई कहते हैं। हाँ, इसको पहले लिखवाए नहीं, इसको पहले लिख लेना है। माना कि दो माध्यम है, माना कि दो माध्यम है जिसका अपवर्तनांक क्रमशः
जिसका अपवर्तनांक क्रमशः μ1 तथा μ2 है, μ1 तथा μ2 है, जिसका अपवर्तनांक क्रमशः μ1 तथा μ2 है। और आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R है। आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R है। बस इतना इंफॉर्मेशन चाहिए था, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, अब ये दूसरे माध्यम में इंटर कर जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ से ये दूसरे माध्यम में इंटर कर जाएगा। तो ये क्या होगा, अगर यहाँ से हम एक और चीज़ यहाँ पे इंडिकेट कर लेना कि यहाँ पर मान के चलना है कि μ1 का मान ज़्यादा है, सॉरी μ1 का मान कम है, μ2 का मान ज़्यादा है, मतलब ये ज़्यादा, ये सघन होगा और ये विरल होगा। ये हम लोग का ये वाला माध्यम μ1 है और ये वाला माध्यम μ2 है। तो जब भी विरल से सघन में जाता है तो ये लंबवत की ओर झुक जाता है। क्या होगा, तो ये लंबवत की ओर झुक जाएगा। अब देखो, जैसे ये दूसरे माध्यम में गया, बात को समझना है, जैसे ये दूसरे माध्यम में गया तो वहाँ पे प्रकाश की चाल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसलिए कि ये सघन माध्यम है। और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो जाता है और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होता है, अधिक होता है। तो सघन माध्यम में जैसे ही गया तो ये यहाँ से कम दूरी तय करेगा, तब तक ये कहाँ पे पहुँच जाएगा, तब तक ये यहाँ पे जाके पहुँच जाएगा। कहने का मतलब ये ज़्यादा दूरी तय करेगा, अब सेम समय में ये कम दूरी तय करेगा, इसका मतलब ये यहाँ पे पहुँच गया रहेगा और तब तक ये यहाँ पे रहेगा, तब तक ये कहाँ पे, यहाँ पे रहेगा। इस बात को ध्यान में रखना है। तो अगर हम लोग बात करते हैं, जब इसको हम यहाँ से मिलाएंगे, इस बिंदु को मान लेते हैं D और इस बिंदु को मान लेते हैं C। जब हम यहाँ से इसको मिलाएंगे तो ये वाला जो कोण बनेगा यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, और इसको भी यहाँ से हम मिला देते हैं और यही एंगल हम लोग क्या कहलाता है, तो ये वाला एंगल R कहलाता है, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकली फिर से दिमाग लगाना है कि अगर ये पूरा 90, अभी थोड़ा देर पहले ही बताए थे, ये कितना होगा, 90 माइनस I हो जाएगा। अगर ये पूरा 90 है तो ये 90 माइनस I है तो ये कितना हो जाएगा, I हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ये R है, ये पूरा 90 है तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस R हो जाएगा। अगर ये 90 है त्रिभुज में तो एक कोण 90 है, तो ये दोनों कोण मिलकर 90 होना चाहिए। तो ये कब होगा, जब ये R होगा, तभी जाकर दोनों को जोड़ेंगे तो R कट जाएगा, 90 बचेगा, ठीक। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ पर भी ये 90 डिग्री होगा, तो इसमें एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है और इसमें एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं त्रिभुज ABC में। अगर ABC में बात करते हैं तो हमको यही पता है कौन, I 90 डिग्री सामने वाला को क्या कहते हैं, ये इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और एंगल के सामने वाला को हम लोग क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। तो यहाँ से अगर साइन I का मान लिखते हैं तो साइन I का मान क्या लिखाएगा, BC बटे AC लिखाएगा, BC बटे AC। अब देखो थोड़ा सा हम लोग चीज़ें मानेंगे कि इसको प्रकाश किरण को B से C में जो पहुंचने में जो समय लगा, उस समय को हम लोग T मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, T समय लगा। कितना लगा, तो B से C तक पहुंचने में जितना समय लगेगा वही समय क्या A से D तक पहुंचने में लगेगा। इसलिए दोनों सेम तरंगदार्घ्य का है। सेम तरंगदार्घ्य मतलब सेम दूरी यहाँ पे तय करेगा, सेम समय लगेगा। सेम दूरी नहीं बोल सकते, माध्यम चेंज हो चुका है, ठीक। तो कहने का मतलब यहाँ से A से जब तक D पर पहुंचा था उस टाइम ये कहाँ पे पहुंच गया था, C पर पहुंच गया था। मतलब दोनों का समय सेम है। और माध्यम 1 का अगर प्रकाश की चाल V1 मान लेते हैं, क्या मानते हैं, माध्यम 1 की प्रकाश की चाल, तो लिख सकते हैं हम यहाँ पे एक दो पॉइंट लिख देते हैं जिससे याद रहेगा। तो अगर हम लोग बात कर लेते हैं माध्यम 1 में प्रकाश की चाल V1 है तथा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल V2 है, ठीक है। तो देखो दूरी बराबर क्या होता है, तो दूरी बराबर हम लोग जानते हैं चाल इंटू समय होता है। तो समय तो सेम ही, इसका भी B से C तक T समय लगा है और A से D तक इसका B। तो अगर साइन I बराबर ऊपर लिखे हैं
तो ये एक दूरी ही है ना BC दूरी को तय करने में अगर इसका चाल कितना है V1 और समय कितना है T, तो V1/T हो जाएगा, बटे में AC आ जाएगा। ठीक है, इतना पर छोड़ देते हैं। अब दूसरा त्रिभुज आते हैं। इस त्रिभुज में यही वाला AC ही यहाँ पे कर्ण है, 90 डिग्री सामने यहाँ पे, और R के सामने वाला ये क्या होगा, आधार लंब होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, साइन R बराबर क्या लिखेगा, लंब बटे कर्ण, AD/AC बन जाएगा। यहाँ से अगर लिखते हैं तो साइन R बराबर क्या हो जाएगा, AD/AC आ जाएगा। फिर से AD एक दूरी है और इसका चाल है V2 और समय वहाँ पर D तक पहुँचने में क्या लगा है, T लगा है, तो इसको T लिख लिए बटे AC। अब क्या करो, साइन I को साइन R से भाग कर दो, ये साइन R का मान है। तो अगर हम साइन I बटे साइन R लेते हैं, यहाँ ध्यान दो लो, साइन I का मान क्या आया है, V1T/AC डिवाइडेड बाई साइन R का मान क्या है, V2T/AC। अब ये नीचे वाला पद यहाँ से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आगे जो बचेगा क्या बचेगा, साइन I बटे साइन R, यहाँ से हो जाए V1T बटे V2T, T से T कट जाएगा। तो साइन I बटे साइन R कितना हो गया, हमको अपवर्तनांक के रूप में इसको लाना है, V1/V2 हो गया। अब अगर याद करो, अपवर्तनांक का फॉर्मूला बताया गया था। अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या बताया गया था, सबको ध्यान में होना चाहिए कि अपवर्तनांक का, यहाँ से रेड कलर से लिख देते हैं कि ये फॉर्मूला है। अपवर्तनांक का फॉर्मूला बताया था, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, ये अपवर्तनांक का फॉर्मूला बताया गया था। ठीक, अगर हम यहाँ पे क्या लिखना चाहते हैं, माध्यम में प्रकाश की चाल, ये तो माध्यम में है ना प्रकाश की चाल, तो माध्यम में प्रकाश की चाल अगर फॉर्मूला निकालना चाहते हैं तो Vm को इधर लेके चले जाए, तो Vm यहाँ पे चल जाएगा, C बटे क्या हो जाएगा, अपवर्तनांक हो जाएगा। तो यही फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं यहाँ पे। तो अब आ जाते हैं यहाँ पे साइन I बटे साइन R, यहाँ से ये माध्यम में प्रकाश की चाल, तो क्या हो जाएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे इसका अपवर्तनांक। तो ये पहला माध्यम का अपवर्तनांक कितना है, μ1 है, बटे में यहाँ पे क्या हो जाएगा, C बटे दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक यहाँ पर क्या है, μ2 है। फिर से यहाँ पे पलट जाएगा और C से यहाँ पे कट जाएगा, देख सकते हो। तो ये क्या बचेगा, साइन I बटे साइन R बराबर C बटे μ1 गुने μ2 बटे क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, C से C कट गया। तो अब तिर्यक गुना कर दो, तो तिर्यक जब गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये μ1 साइन I बराबर इधर क्या हो जाएगा, μ2 साइन R। और यही क्या होता है, स्नेल का नियम होता है, बाद में भी हम लोग लिखवाए थे। ये प्रकाश का अपवर्तन का ही नियम, स्नेल का नियम हम लोग कहते हैं, ये स्नेल का नियम था, स्नेल का नियम, जो कि ये तरंग के सिद्धांत पे हम लोग सिद्ध किए। ये सिद्ध करने के लिए आ जाता है, इसलिए ये सब डेरिवेशन आना चाहिए करने। ठीक है, इसको पूरा को नोट डाउन कर लेना है, कितना यहाँ पर बताया। फिर से एक बार हम शो कर देते हैं, पूरा डेरिवेशन को लिख लेना है। यहाँ से स्टार्ट था, इसके पहले कुछ लिखवाए भी थे, लोगों को याद होना चाहिए। चीज़ को लिखने के बाद ही इसको नोट डाउन करना शुरू करना है। वीडियो को पॉज करते चलना है, लिखते जाना है। इसी के साथ ये चैप्टर भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग इसके इसी रे ऑप्टिक्स का ही हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसका शायद 3 को दिया हुआ है, तीनों हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं और क्या करना है। ठीक, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे लाइन में। तो अगला क्लास में नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे।